दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। रात का तीसरा पहर था और चारों तरफ दौलतपुर राज्य में अंधेरा फैला हुआ था। रात के सन्नाटे में चीरते हुए घुंघरुओं की आवाज़ आ रही थी जो चारों तरफ शोर कर रही थी। वो घुंघरुओं की आवाज़ महारानी की थी। महारानी अपने महल की तरफ चली जा रही थी और उनके मुंह पर खून लगा हुआ था। जब महाराजा का शादी महारानी से हुआ था तब महारानी को ये नहीं पता था कि महाराजा का संबंध और भी लड़कियों से है। एक दिन महाराजा एक और लड़की से शादी करके आ जाते हैं। महारानी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगती है और वो नई महारानी गर्भ से होती है। बच्चा देने टाइम वो मर जाती है और उसका बच्चा रह जाता है, जिस वजह से पुरानी महारानी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और महारानी के गुप्तचर हमेशा बताते रहते हैं कि महाराजा का अब नर्तकी से संबंध चल रहा है, वो नर्तकी को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ये बात चारों तरफ राज्य में फैल जाती है और सबको पता चल जाती है। महारानी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और वो अपने सेनापति को बुलाकर बोलती है कि गुप्तचर को भेजो और तांत्रिक को यहाँ जल्द से जल्द बुलाओ। महारानी के गुप्तचर राज्य में जाते हैं और जल्दी से एक तांत्रिका को बुलाकर लाते हैं। महारानी उस तांत्रिका से मिलती है। वो तांत्रिका काला जादू करने में माहिर थी। वो तरह तरह के काला जादू करती थी। महारानी तांत्रिका को बताती है कि कैसे भी करके बस उस नर्तिका को यहाँ से भगाना है, जिंदा या मुर्दा। तांत्रिका समझ जाती है कि मामला गंभीर है। तभी तांत्रिका बोलती है कि तुम्हें उसके लिए बलि देनी पड़ेगी। तुम्हें तो पता है कि काला जादू करने के लिए काली शक्तियाँ बलि मांगती है। महारानी बोलती है कि मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे महाराजा मेरे पास चाहिए, उनके लिए मैं किसी की भी बलि दे सकती हूँ। तभी तांत्रिका बोलती है किसी की भी बलि नहीं चलेगी, राजघराने का खून होना चाहिए। महारानी बोलती है कि राजघराने का किसका खून, तुम्हें किसका बलि चाहिए? तभी तांत्रिका बोलती है कि तुम्हारे सौत का जो बच्चा है उसकी बलि चाहिए, इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तभी महारानी चौंक जाती है क्योंकि उसने अपने बच्चे की तरह उसके बच्चे को भी पाला होता है। तांत्रिका बोलती है कि वो तुम्हारा बच्चा थोड़ी है तो वो गंदा खून ही। तुम्हें छुटकारा पाने के लिए अच्छा मौका मिला है, सोचो मत, बस हाँ कर दो। तुम्हारी हाँ के बाद मैं कल ही तंत्र मंत्र की विद्या शुरू कर दूंगी। महारानी मान जाती है और तांत्रिका खुश होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन महारानी उस बच्चे को लेकर तांत्रिका के पास आ जाती है। तांत्रिका महारानी का इंतजार कर रही होती है। वो अपना तंत्र मंत्र का सारा सामान लेकर बैठी होती है। महारानी के आते ही वो अपना तंत्र मंत्र चालू कर देती है और वो अपने हवन कुंड में आग लगाती है। चारों तरफ अंधेरा और शांति होती है। कुत्तों के चिल्लाने की आवाज़ उस टाइम काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही होती है। तांत्रिका अपना तंत्र मंत्र शुरू कर देती है और महारानी वहीं पर सामने बैठी हुई होती है। तांत्रिका उस बच्चे की बलि दे देती है और बलि देने के बाद वो महारानी से बोलती है कि तुम्हें इसका खून पीना पड़ेगा। और तांत्रिका पहले उस बच्चे के खून की आहुति देती है और उसके बाद महारानी की तरफ एक कटोरा खून आगे कर देती है। वो बोलती है कि तुम्हें इस खून को पीना पड़ेगा, तभी ये तंत्र सफल होगा। महारानी उस कटोरे को अपने हाथ में लेती है और उस खून को अपने मुंह के अंदर रख लेती है। महारानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो उस तांत्रिका के बस में आकर वो कुछ भी करे जा रही होती है। उसे सही गलत का कुछ समझ नहीं होता। तांत्रिका महारानी से बोलती है कि हमारा तंत्र सफल हो गया, अब मैं तुम्हारे एक काली शक्ति दूंगी जिससे तुम अपना सारा काम करवा सकती हो, मगर तुम्हें उसे पानी के नीचे दबा कर रखना होगा क्योंकि वो शक्ति अगर बाहर रही तो वो काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा सकती है। उस शक्ति को बाहर निकालने का तरीका मैं तुम्हें बता दूंगी, मगर जब तक तुम्हें उसे पानी के नीचे दबा कर रखना होगा। महारानी उस तांत्रिका को बावड़ी के पास ले आती है क्योंकि महारानी के अलावा उस बावड़ी के पास कोई नहीं जाता। महारानी उसे अपने नहाने के लिए यूज़ करती थी। वो तांत्रिका उस बावड़ी के अंदर उस शक्ति को दफन कर देती है और महारानी को उस शक्ति को बाहर लाने का उपाय बता देती है। फिर महारानी घर के अंदर चली जाती है और वो काफ़ी खुश हो रही होती है। तभी महारानी की सेविका आकर उसे एक खबर सुनाती है। वो बोलती है कि महाराज ने उस नर्तिका से शादी कर ली और उसे घर लेकर आ गए हैं। और वो नर्तिका भी महाराज से बावड़ी मांग लेती है। वो बोलती है कि मुझे बावड़ी दे दो और महाराज उसके प्रेम में इतने डूबे हुए होते हैं कि वो उसे हाँ कर देते हैं। महारानी भी एक मौके का इंतजार कर रही होती है। उसे ये बात जैसे ही पता चलती है वो उस शक्ति को जगा देती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो नर्तिका अपनी बावड़ी के पास आती है नहाने के लिए। वो जैसे ही बावड़ी के अंदर कदम रखती है उसे कुछ अजीब सा लगने लगता है और चारों तरफ मौसम बदल जाता है। अचानक से उस बावड़ी का पानी का रंग लाल हो जाता है और वो नर्तिका चिल्लाने लगती है। उसे बावड़ी के अंदर दो दो परछाइयाँ दिखाई दे रही होती है, जबकि उसके अलावा उस बावड़ी में और कोई नहीं होता। और फिर नर्तिका को बाहर आने जाने के रास्ते में कई सारे लोगों के पैरों की आवाज़ आ रहे होते हैं, जैसे वहाँ कई सारे लोग हों। जैसे तैसे करके वो नर्तिका वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते उसको सीढ़ियों पर से कोई धक्का दे देता है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने धक्का दिया और वो सीधा
बावड़ी में जाकर गिरती है। बावड़ी में गिरते ही उसका शरीर ऐसा हो जाता है जैसे उसके सारे खून को चूस लिया गया हो और फिर उसका शरीर पानी में तैरने लगता है और वो मृत पड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद उसका शरीर पानी के ऊपर आ जाता है। नृतिका के मरने के बाद महारानी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, उसे बहुत अच्छा लगने लगता है और वो फिर एक दिन अपने बावड़ी के पास जाती है उस शक्ति को धन्यवाद करने के लिए। और वो शक्ति के बारे में महारानी को भी ज़्यादा नहीं पता होता, उस तांत्रिका ने उसे नहीं बताया होता कि वो शक्ति कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। महारानी उस बावड़ी के अंदर नहाने के लिए जाती है। महारानी को भी काफ़ी अजीब सा लग रहा होता है। शाम होते ही महारानी सोचती है अब मुझे जाना चाहिए और महारानी जब जा रही होती है तब उसे महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई आ रहा है और वो मुड़कर देखती है तो सीढ़ियों पर खून के निशान होते हैं और पैरों के निशान होते हैं। महारानी जैसे तैसे अपने कमरे में आ जाती है पर उसकी आंखों में बिल्कुल नींद नहीं होता, वो उसी बारे में सोच रही होती है और बार बार डर रही होती है। तभी रात के समय महाराज महारानी के कमरे में आते हैं और महारानी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही महाराज महारानी के पास आकर खड़े होते हैं वैसे ही महारानी का चेहरा उस नृतिका के चेहरे से बदल जाता है और वो नृतिका बोलने लगती है कि मेरे मरने के बाद तुझे तुरंत अपनी बीवी याद आ गई। कसमें तूने मेरे साथ खाई थी जन्मों जन्म साथ रहने की, मुझे वो मौत की बावड़ी देकर तू यहाँ अपनी बीवी के साथ रंगरलियाँ मनाना चाहता है। तू भी मरेगा और तेरी बीवी भी मरेगी। तुझे मारकर मैं उस बावड़ी में हम दोनों साथ रहेंगे और तेरी बीवी ने जो मेरे साथ किया है उसकी सज़ा उसे मिलकर रहेगी। महाराज ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर चुके होते हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। अब महारानी के पैर भी उल्टे हो चुके होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक भी दिख रही होती है और वो बोलती है कि अब तुम लोगों की मौत पक्की है और वो महाराज को लेकर बावड़ी की तरफ जाने लगती है। वो महाराज को धक्के देते हुए बावड़ी की तरफ ले जाती है और महाराज और महारानी दोनों को वो बावड़ी के अंदर कूदा देती है। दोनों का शरीर मृत उस बावड़ी के अंदर पड़ा हुआ रहता है, उनके शरीर से भी जैसे कोई खून चूस लेता है। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। महाराजा और महारानी के बनने के बाद वो राज्य भी बर्बाद हो जाता है।